महेश, जो कि एक गरीब ठेले वाला था, वो अपनी पत्नी और अपने 15 साल की एक बेटे के साथ किसी गांव में एक झोपड़पट्टी में रहता था। एक दिन जब वो काम करके रात में घर लौटा तो उसका बेटा बहुत बीमार था। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना हमारा बेटा कितना बीमार है, इसे बहुत तेज बुखार चढ़ा है। अरे हाँ, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला कर लाता हूँ। महेश उसी वक्त भागता हुआ गया और गांव के ही एक डॉक्टर साहब को बुला कर ले आया। सर्द का मौसम आने वाला है, जब मौसम करवट लेता है तब ऐसे इन्फेक्शन आ जाते हैं जिससे बुखार, सर्दी, जुकाम हो सकता है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैंने दवाई दे दी है। अब मैं चलता हूँ, मुझे मेरी फीस दे दीजिए। कितने रुपए हो डॉक्टर साहब? 200 रुपए। अरे महेश, इस तरह एक दूसरे को क्या देख रहे हो? आजकल महंगाई बढ़ गई है तो दवाइयां भी महंगी हो गई हैं। और वैसे भी तुम तो कड़ी चावल का ठेला लगाते हो ना। तुम्हारे जस्ट सामने उस आदमी को देखो, वो भी कड़ी चावल का ठेला लगाता है, लेकिन वो कितना अमीर हो गया। तुम ऐसा करते हो कि तुम्हारी दुकान ही नहीं चलती, या फिर तुम हम सबसे छुपाते रहते हो? अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं भला क्यों किसी से छुपाऊंगा? अगर मेरे पास भी उतने पैसे होते तो मैंने भी अच्छा खासा घर बनवा लिया होता। डॉक्टर साहब अभी 50 रुपए ले लीजिए, मैं 2-3 दिन में बाकी के पैसे दे दूंगा। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें 3 खुराक दवाइयां दे दी हैं, 1 खुराक दवाई ले लो, बाकी की 2 खुराक जब पैसे देना तब ले लेना। तभी महेश की बीवी ने अपने पैर की पायल निकालकर डॉक्टर साहब को दे दी और डॉक्टर इतना पत्थर दिल था कि उसने ले भी लिया। वैसे मुझे ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं सबके साथ ऐसे ही भावनाओं में बह गया तो मेरा भी धंधा तुम्हारी तरह ठप पड़ जाएगा। जब पैसे हो तो पैसे देकर ये पायल वापस ले जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर वहां से चला गया। खैर, महेश और उसकी बीवी की आंखों में गरीबी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। उसका बेटा ये सब देखता रहता था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। ये अच्छा हुआ कि सुबह तक उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया और स्कूल चला गया। अरे महेश, तुम यहाँ खड़े खड़े क्यों मक्खी मारे करते हो? जब तुम्हारी दुकान पर कोई आता ही नहीं तो बंद कर दो दुकान और चुपचाप घर में बैठो। अरे नहीं चाचा, 2-4 लोग तो रात तक आ ही जाएंगे। अगर मैंने ये काम भी बंद कर दिया तो हम भूखे मरने लगेंगे। बड़ी मुश्किल से मैं अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। आप बताइए, आपको कड़ी चावल दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे कड़ी चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, और बाहर ठेले का खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाता। गजरौला चाचा वहाँ से गए और सीधा सामने अमीर ठेले वाले मोहन की दुकान पर पहुँच गए। अरे मोहन, जल्दी से एक फुल प्लेट कड़ी चावल लगा दो। अरे चाचा, तुम्हारा तो रोज का काम है। देख लो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है, सबको नंबर से मिलेगा। चुपचाप लाइन में खड़े हो जाओ और ज्यादा बकवास मत करो। अरे अरे मोहन बेटा, गुस्सा काहे कर रहे हो? ठीक है, मैं लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। गजरौला चाचा तो कह रहे थे कि मैं बाहर का खाता नहीं हूँ। सामने वाली दुकान पर कड़ी चावल खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वो आदमी भीड़ बढ़ते ही किसी से तमीज से बात भी नहीं करता, फिर भी लोग उसकी दुकान पर जाते हैं। मैं भी तो इतने ही स्वादिष्ट कड़ी चावल बनाता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर कोई क्यों नहीं आता? खैर, दोपहर के वक्त अचानक महेश ने देखा। मोहन अंकल, मुझे भी 1 प्लेट जरा कड़ी चावल देना। मोहन अच्छी तरह से जानता था कि ये सामने ठेले वाला महेश का लड़का है, इसीलिए वो हैरान रह गया। तुम तो सामने वाले महेश के बेटे हो ना? हाँ चाचा, अपने पिता के हाथ के कड़ी चावल तो मैं खाता ही रहता हूँ। रात में वो सारा का सारा बचा कर ले जाते हैं तो मजबूरी में मुझे खाना पड़ता है, लेकिन मैंने आपके कड़ी चावल के बारे में बहुत नाम सुना है। अच्छा, कोई बात नहीं। छोटू, महेश के बेटे के लिए 1 प्लेट कड़ी चावल लगा दो। चाचा, मुझे पैक कर देना, मैं घर जाकर खाऊंगा। छोटू ने उसके लिए कड़ी चावल पैक किए और वो अपने घर की तरफ चला गया। उसने अपने पिता के ठेले की तरफ देखा तक नहीं। इस हरकत से महेश बहुत हैरान हो गया और उसे बुरा भी लगा। मेरे बेटे को अचानक क्या हो गया? अब मुझे लगता है मेरे कड़ी चावल में स्वाद नहीं है, इसीलिए लोग मेरी दुकान पर नहीं जाते। जब मेरे खुद का बेटा सामने वाली दुकान पर जाने लगा तो बाकी लोग मेरी दुकान पर क्यों आएंगे? तो इस तरह धीरे धीरे रात होने लगी। महेश दुकान बंद करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब आ गए। अरे महेश, तुम तो दुकान बंद करने जा रहे हो? सामने वाले को देखो, अभी तक उसकी दुकान पर लाइन लगी हुई है। ऐसा करो तो मुझे 1 प्लेट कड़ी चावल खिला दो। पूरे दिन भर में रात के समय एक ग्राहक आने पर महेश को थोड़ी खुशी हुई। उसने खुशी खुशी 1 प्लेट डॉक्टर साहब के लिए कड़ी चावल लगाए। डॉक्टर साहब, 20 रुपए हुए। अच्छा, एक तो दिन भर तुम्हारी दुकान पर कोई आया नहीं, मैंने कम से कम दुकान बढ़ाते टाइम तुम्हारी दुकान पर 1 प्लेट कड़ी चावल खाए, और तुम मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, गलती हो गई। डॉक्टर वहाँ से बिना पैसे दिए चला गया। महेश के पास ढेर सारा कड़ी चावल अभी तक बचा हुआ था। आज के बाद में बचे हुए कड़ी चावल खुद के घर नहीं ले जाऊंगा। मेरे बेटे, मेरी बीवी को मजबूरी में मेरे कड़ी चावल खाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता। शायद मैं सारे कड़ी चावल जानवरों को खिला देता हूँ। महेश ने सारे कड़ी चावल उठाए और वहाँ जितने भी जानवर थे सभी को खिला दिए। देख रहे हो छोटू, किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने बिजनेस में टक्कर ले, और इस गरीब महेश ने तो मेरे ठेले के सामने ठेला लगा लिया। उसने सोचा होगा कि मुझे टक्कर दे देगा। देखो, हर रोज बेचारा सारा कड़ी चावल बेकार हो जाता है, फिर भी ये मानता नहीं।
अरे छोड़ो ना चाचा, गरीबों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी दुकान वैसे ही नहीं चलने वाली हमारे सामने। महेश की दुकान मोहन की दुकान से ज्यादा दूर तो थी नहीं, इसलिए उसने मोहन की सभी बातें सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अरे वाह, आज तो आप खाली हाथ लौटे हैं। लगता है सारा कड़ी चावल बिक गया आपका। मैंने पहले ही कहा था ना कि भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप तो मेरी बात मानते ही नहीं थे। अरे क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं बिका, मुझे माफ कर देना। तुम लोगों को हर दिन मेरा बचा हुआ कड़ी चावल खाना पड़ता है, इसीलिए मैंने आज सारा कड़ी चावल जानवरों को खिला दिया। आज तो एक ग्राहक भी नहीं आया। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने कब कहा कि हमें मजबूरी में आपका कड़ी चावल खाना पड़ता था? ये सब तुम अपने लाडले बेटे से पूछो। पापा, इसका मतलब आपने मुझे देख लिया था क्या? मैं अंधा नहीं हूँ, और मोहन का ठेला मेरे ठेले के बिल्कुल सामने है। 10 किलोमीटर दूर तो है नहीं जो मुझे तो दिखाई नहीं देगा। पापा, मुझे उस मोहन के कड़ी चावल खाने का कोई शौक नहीं है। मैं कई दिनों से ये पता लगाना चाह रहा था कि आखिर उसके कड़ी चावल में ऐसा क्या है कि वो लोगों को गालियां भी देता रहता है, फिर भी लोग उसी के यहाँ लाइन लगाने चले जाते हैं। अच्छा, फिर कुछ पता चला तुझे? टीचर के साथ मिलकर लैब में इसकी टेस्टिंग करूंगा, और अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ निकला तो मैं इसे सीधा लेकर फूड इंस्पेक्टर के पास जाऊंगा। महेश इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे को मना किया, लेकिन वो माना नहीं। फिर अगले दिन फूड इंस्पेक्टर वाले मोहन की दुकान पर आए। गांव वालों, ये मोहन अपने कड़ी चावल में ऐसी दवाइयां, ऐसे केमिकल्स डालता है जिससे आप लोग इसके कड़ी चावल के आदी हो गए थे। इसीलिए आप लोग बिना इसके कड़ी चावल खाए रह नहीं पाते थे, और तुम्हारे गांव का डॉक्टर ही इसे वो केमिकल ला कर देता था। इसीलिए इनका भी लाइसेंस जब्त किया जाता है। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वो मोहन पर बहुत गुस्सा हुए। खैर, मोहन का ठेला वहां लगना बंद हो गया, इसीलिए अगले दिन से ही अब महेश का ठेला खूब चलने लगा। लोग उसकी दुकान पर लाइन लगाने लगे। अब महेश अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगा। सोनपुर गांव के चौराहे पर 2 छोले भटूरे वाले अपना अपना ठेला लगाकर धंधा करते थे। एक छोर पर मुकेश अपना ठेला लगाता था तो दूसरे छोर पर मोहनलाल अपना ठेला लगाता था। अरे मोहनलाल सेठ, 1 प्लेट बढ़िया छोले भटूरे लगाना। अरे 1 प्लेट क्या, 2 प्लेट मस्त छोले भटूरे लगवाता हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, 1 ही बहुत है। मोहनलाल के ठेले पर लड़के काम करते थे। एक बर्तन धोता था तो दूसरा ग्राहकों को संभालता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इतने में मोहनलाल ने ठेले पर काम करने वाले लड़के सोनू को एक जोरदार तमाचा मारा। ग्राहक चौंक गए। अभी तक तूने इन भाई साहब की थाली नहीं लगाई, ये ग्राहक हमारे भगवान है। बस अभी लगाता हूँ सेठ जी। सोनू जल्दी जल्दी प्लेट लगाता है और वो ग्राहक खाने लगता है। छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट थे कि सब लोग बहुत जल्दी जल्दी खा रहे थे। वहीं दूसरे छोर पर मुकेश के ठेले पर सिर्फ 1 या 2 ग्राहक ही मुश्किल से आते थे। अरे मोहनलाल सेठ, छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ गया। आपका लड़का बहुत स्वादिष्ट छोले बनाता है। सिखाया तो मैंने ही है इसे, वरना इस गवार को तो शरबत तक बनाना नहीं आता था। इसी बात पे 1 प्लेट और लगाना। देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप 2 प्लेट लगवाओ, और आपने मेरी बात मानी ही नहीं। मुझे भी 1 प्लेट और लगाना। सोनू छोले भटूरे की बहुत सारी प्लेटें लगाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी मोहनलाल सेठ उसे फिर से एक जोरदार तमाचा मारता है। अब मैंने क्या किया सेठ जी? बिना मालिक की आज्ञा के तूने प्लेटें लगाना क्यों शुरू कर दी? माफ करना मालिक, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चल अब अपना काम कर, हमारे भगवान जैसे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। सोनू अपना काम करने लगता है और सभी के लिए प्लेटें लगाता है। वहीं दूसरे छोर पर खड़े मुकेश के ठेले पर अजय छोले भटूरे खा रहा था। उसके ठेले पर एक ही ग्राहक था जो कि मोहनलाल की सारी हरकतें देख रहा था। ये सामने वाला सेठ कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं दिखाता। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, एक ठेले की बदौलत करोड़ों रुपया कमा चुका है, घमंड तो आएगा ही। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब। जी पूछिए। आखिर उसके ठेले पर सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की लाइन क्यों लगी रहती है, जबकि तुम्हारे ठेले पर गिनती के कुछ ही लोग आते हैं? हो सकता है मेरे हाथों में स्वाद ना हो, सेठ जी के कारीगरों में ज्यादा स्वाद हो। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, आपके हाथों में भी जादू है। मुझे लगता है बात कुछ और है। तो इस तरह से मुकेश थोड़ा बहुत ही कमा पाता था और मोहनलाल हजारों रुपए हर दिन कमाता था। वहीं मुकेश का धंधा इतना मंदा पड़ गया कि उसकी दुकान बंद होने की नौबत आ गई। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी मोहनलाल के ठेले पर आता है। सेठ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, इस गरीब को कुछ खिला दो। सेठ मोहनलाल उस भिखारी को गुस्से से देखता है और 1 रुपए का सिक्का निकालकर उसके मुंह पर मार देता है। ये ले पकड़,
अब भाग यहाँ से। 1 रुपए में तो बिस्कुट भी नहीं मिलेगा सेठ जी। अच्छा, तो क्या तुझे लाखों रुपए दान कर दूं? हैं? निकल यहाँ से। देख नहीं रहा यहाँ सैकड़ों लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। टाइम खोटी मत कर। मुझे पैसे मत दो, बस कुछ खाने को दे दो। तो पैसे निकाल और छोले भटूरे खा ले। अगर मेरे पास पैसे होते तो आपके सामने भीख क्यों मांगता सेठ जी? आपकी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला है। थोड़ा सा आप मुझे भी खिला दोगे तो आप गरीब नहीं हो जाओगे। इतने में सेठ अपने दूसरे लड़के को जोरदार तमाचा मारता है। तो इतनी देर से देख रहा है कि ये 2 कौड़ी का भिखारी मुझसे बहस कर रहा है और तू चुपचाप तमाशा देख रहा है। भगा इसको यहाँ से। वो लड़का भिखारी के पास जाता है और चुपके से उसके कान में बोलता है, बाबा आप यहाँ से चले जाओ, वरना आपके चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे भी आजकल बेरोजगारी इतनी है कि नया काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अपने सेठ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ बाबा। कोई बात नहीं बेटा, तुम सब लड़के एक दिन बहुत तरक्की करोगे। तुम लोगों की वजह से ही तुम्हारा सेठ करोड़पति बना है। खैर मैं चलता हूँ। वो भिखारी वहाँ से सीधा मुकेश के ठेले पर चला जाता है। मुकेश जल्दी से 1 प्लेट छोले भटूरे लगाता है और उस भिखारी को बड़े ही प्यार से खिलाता है। भगवान करे तेरा धंधा खूब फले फूले। अब बाबा अभी तो मेरी बोहनी तक नहीं हुई है, पैसे तो नहीं है, पर अगर आपको भूख लगी है तो आप छोले भटूरे खा लीजिए। ठीक है बेटा। बेटा वो सामने वाले ठेले का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला क्यों है, क्या तुम बता सकते हो? बाबा क्योंकि वो कई सालों से ये धंधा कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें। उन्होंने करोड़ों कमा लिए हैं, इसीलिए लोग उन्हें करोड़पति छोले भटूरे वाला कहने लगे। तब से उन्होंने अपनी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला रख लिया। पर सही मायने में तुमसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है बेटा। इतना कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर पर किसी गली में खड़ी एक कार के अंदर बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। मुकेश ये दूर से देखता है और उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। अजीब है, गाड़ी है तो फिर खाने का भीख क्यों मांग रहा था? तभी मोहनलाल मुकेश को टॉन्ट मारने लगा। क्यों रे मुकेश, चूना लगाकर चला गया ना? कितनी बार कहा है तुझे कि यहाँ से ठेला लेकर चला जा। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक मेरा ठेला यहाँ है तब तक तेरे छोले भटूरे बिक ही नहीं सकते। मोहनलाल हर रोज ऐसे ही मुकेश को टॉन्ट मारता था। मुकेश को बहुत बुरा भी लगता था, लेकिन वो बेचारा भी क्या ही करता, घर की जिम्मेदारी थी उस पर। हाँ मोहनलाल भाई, तुम भी सुना लो, लेकिन याद रखना सबका दिन आता है। तेरा तो दिन कब का ढल चुका है रे, अब अंधेरा ही अंधेरा है। मुकेश दुखी हो गया। मुकेश भटूरे तलने के लिए अच्छे तेल का भी इस्तेमाल करता था और यही करते करते वो गरीब होता जा रहा था। एक दिन मुकेश की बीवी ने उसे कह दिया, सुनो बहुत हो गया, अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। छोले भटूरे बिकते नहीं तो क्यों जाते हो बार बार? घर में राशन नहीं है, हम क्या भूखे मरेंगे? आज अगर राशन नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुकेश ठेला लेकर उसी जगह पर चला गया, लेकिन उसका 1 प्लेट भी छोला भटूरा नहीं बिका। दोपहर को वो मोहनलाल के पास पैसे उधार लेने चला गया। मोहनलाल भाई कुछ पैसे उधार दोगे? मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगा। आ गया ना औकात पर। अरे जा भाग यहाँ से। मैं अपने सगे बाप को भी उधार नहीं देता, तुझे क्या दूंगा? मुकेश का मोहनलाल ने बहुत अपमान किया। मुकेश अब हौसला खो चुका था। तभी वहाँ वो गाड़ी आकर रुकी। उस दिन वो भिखारी जिस गाड़ी में बैठकर चला गया था, उस गाड़ी से एक सेठ बाहर निकला। वो सेठ सूट बूट में था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो सिर्फ करोड़पति नहीं अरबपति है। मोहनलाल ने सोचा कि वो अमीर सेठ उसी के ठेले पर आ रहे थे, लेकिन वो सेठ मुकेश के पास चले गए। पहचान रहे हो मुझे? मैं वही हूँ जो उस दिन भिखारी के रूप में आया था। अरे हाँ, आप तो बड़े साहब निकले, लेकिन मेरे पास क्यों आए हो सेठ? और उस दिन वो भिखारी बन के? बताता हूँ। असल में मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत सारा बिजनेस है मेरा। अब मैं छोले भटूरे का फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ, लेकिन छोले भटूरे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए मैं उस दिन छोले भटूरे खाने निकला था। भिखारी के रूप में इसलिए निकला था क्योंकि गरीब बनकर ही लोगों के नियत का पता चलता है। मैं घमंडी लोगों के साथ व्यापार नहीं करता। तुमने मुझे प्यार से खाना खिलाया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे छोले भटूरे से ज्यादा स्वादिष्ट तो मोहनलाल सेठ के छोले भटूरे हैं। वो पुराना तेल इस्तेमाल करता है, साथ में कुछ ऊट पटांग चीजें भी डालता है, जिससे हेल्थ खराब होती है। मेरी दुकान में अमीर लोग खाने के लिए आएंगे, उन्हें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी चाहिए।
मुकेश अब राजी हो गया, उसे बस देखभाल करनी थी। सेठ ने उसी वक्त उसे लाखों का चेक दिया और कुछ ही दिनों में वहीं पर छोले भटूरे का एक चकाचक दुकान खुल गई। साथ ही साथ पूरा शहर छोले भटूरे की नई ब्रांड से छा गया। मुकेश करोड़पति बन गया और मोहनलाल सेठ की कमाई बंद हो गई। इस तरह अंत में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की जीत हुई।